दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको यमुनोत्री धाम से जुड़ी, यमुनोत्री यात्रा से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां दे चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी अहम जानकारियां देने वाला हूं। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर साल 2020 में जाने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आने वाले समय में सही और अपडेटेड जानकारी टूरिज्म से जुड़ी आपको लगातार देता रहूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों साल 2020 की बात करें तो काफी लंबे समय तक यात्रा कोविड-19 की वजह से बंद रही। जुलाई में यात्रा को उत्तराखंड निवासियों के लिए शुरू किया गया और उसके बाद देश के दूसरे राज्यों के लिए भी यात्रा को शुरू कर दिया गया था। फिलहाल केदारनाथ यात्रा दीपावली तक ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं और केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, बेहद आसान है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, आप किस राज्य से किस शहर के निवासी हैं और आपको उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाकी सभी ऑप्शंस को भी आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वही मैंडेटरी होता है। जब आप बॉर्डर पर मौजूद होंगे तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया जाएगा और आपको आगे भेज दिया जाएगा। बेसिकली अनलॉक 4 के दौरान उत्तराखंड में एंट्री के वक्त कोविड-19 रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रही है। लेकिन अगर आप चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं और आप केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको कोविड-19 की RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट या फिर ट्रू नेट टेस्ट की जरूरत होगी, जो 96 और यानी 96 घंटे पुरानी होगी तो भी चल जाएगी। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा चारधाम वेबसाइट पर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी बेहद आसान है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ देनी होंगी, किस डेट में आप यात्रा करना चाहते हैं और किन किन धाम में यात्रा करना चाहते हैं। साथ में आपके कौन कौन जा रहा है पूरे ग्रुप की डिटेल देनी होगी, उनका नाम और आधार कार्ड नंबर मेंशन करना होगा और साथ के साथ आपका ई पास यानी आपका रजिस्ट्रेशन पास भी जनरेट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट आपको बाहर से निकलवाना पड़ेगा। आपका ई पास आपके मोबाइल में भी रहेगा, लेकिन आपको उसका प्रिंट निकलवाना जरूरी होगा क्योंकि उसमें एक बार कोड मेंशन होता है। उस बार कोड को कभी कभी वहां पर स्कैन किया जाता है, तो उसका एक प्रिंट निकलवाना मैंडेटरी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है किसी भी धाम पर यात्रा करने के लिए या फिर उत्तराखंड में एंट्री लेने के लिए। अगर आपने ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं तो बात आती है कन्वेंस की कि आप केदारनाथ यात्रा पर किस तरह से जा सकते हैं। फिलहाल बसेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वैसे यात्रा के दौरान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से सुबह के वक्त रेगुलर सोनप्रयाग तक बसेस चलती रहती थी, लेकिन अभी बसेस अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि वहाँ पर अभी कुछ टैक्सीज चल रही हैं जो शेयरिंग टैक्सी हैं, जो डायरेक्ट सोनप्रयाग तक नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ टैक्सी ऐसी हैं जो रुद्रप्रयाग तक जाती हैं। तो आप रुद्रप्रयाग तक जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग से आप सोनप्रयाग तक के लिए दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। वहाँ भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप गुप्तकाशी तक जा सकते हैं, गुप्तकाशी से आगे सोनप्रयाग तक भी जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों में आपका जो खर्चा होगा करीब 350 के आसपास आपका एक पर्सन का खर्चा आने वाला है। इसके अलावा आप अपनी खुद की कार ले जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी ले जा सकते हैं या फिर बाइक से जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का सारा रोड बहुत शानदार है। पिछले कुछ दिनों में रोड को ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच में बंद किया हुआ था। उस समय वो रास्ता डाइवर्ट करके ऋषिकेश से नरेंद्र नगर टिहरी होते हुए श्रीनगर जाना पड़ता है। इस रास्ते में 70 किलोमीटर के करीब आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इस सीजन में साल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, होटल्स आसानी से अवेलेबल हो जा रहे हैं। डॉर्मेट्री की जो बात मैं पहली वीडियोस में कर चुका हूँ केदारनाथ से जुड़ी, वो डॉर्मेट्रीज फिलहाल बंद है। जो रूम्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। 600, 700, 800, 1000, 1500 इस रेंज में सोनप्रयाग में रूम आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि किन किन जगहों पर चेक पोस्ट मिलेंगी, कहाँ कहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। सबसे पहला तो बॉर्डर पे ही चेकिंग होती है। दूसरी चेकिंग आपको श्रीनगर में देखने के लिए मिलेगी, फिर रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगी और उसके बाद सोनप्रयाग में अलग चेक पोस्ट बनाई गई है और गौरीकुंड में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चेक पोस्ट बनी हुई है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं
तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सोनप्रयाग में ही आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं और नाइट स्टे सोनप्रयाग करने के बाद आप नेक्स्ट डे आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए वहां पर जीप अवेलेबल है। जीप में पहले किराया लिया जाता था एक पैसेंजर का 20 रुपए, लेकिन अभी एक पैसेंजर का 40 रुपए चार्ज किया जा रहा है। पहले वहां गौरीकुंड जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन फिलहाल श्रद्धालु नहीं है तो कोई भी लाइन नहीं लगती है और बहुत जल्दी आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। आप चाहें तो गौरीकुंड में मौजूद गर्म पानी के कुंड में स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर सकते हैं। 16 किलोमीटर की इस ट्रैकिंग में भी आपको ऑन रिक्वेस्ट घोड़े खच्चर की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो 2500 से 3000 वन साइड चार्ज करते हैं। इसके अलावा 20 सितंबर से हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू हो जाएगी। हेलीकॉप्टर से अगर आप केदारनाथ यात्रा को करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आप फाटा से आप टिकट बुक करें। एक पैसेंजर का टिकट वहां पर करीब रहेगा 2600 से 2700 के समथिंग। वन साइड अगर आप दोनों साइड का लेते हैं तो 4500 से 5000 के समथिंग राउंड ट्रिप आपकी हेलीकॉप्टर से हो जाएगी। 20 सितंबर से शायद हेलीकॉप्टर यात्रा केदारनाथ की शुरू होने जा रही है। ट्रैकिंग के दौरान गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक बीच में जितने भी स्पॉट हैं, चाहे वो जंगल चट्टी हो, चाहे वो भीमबली हो, चाहे वो लिंचोली हो, सभी जगहों पर आपको खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम वहां पर ऑलरेडी हो चुका है, तो इस तरह की तकलीफ आपको नहीं होगी। बट मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि आप घर से अपने साथ कुछ ड्राई फूड जरूर कैरी कर लें, आपको सुविधा रहेगी। और भी बहुत से सवाल मेरे पास लगातार आ रहे हैं केदारनाथ यात्रा से जुड़े। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जितने लोग केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं क्या सभी को कोविड-19 की रिपोर्ट की जरूरत है? तो फिलहाल जो गाइडलाइन अनलॉक 4 में चल रही है उसमें सभी लोगों के पास कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप किसी भी तरह की टेस्ट रिपोर्ट ले सकते हैं, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे वो ट्रूनेट हो, चाहे वो एंटीजन हो, किसी भी रिपोर्ट को आप ले जाकर यात्रा कर सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान खाने पीने की व्यवस्था अलग अलग पॉइंट पर बनी हुई है, लेकिन साल 2019 या उससे पहले जो यात्राएं केदारनाथ धाम में हुई हैं उस लेवल की फैसिलिटी अभी आपको रास्ते में ट्रैकिंग के दौरान देखने को नहीं मिलेगी। रास्ते की अगर मैं बात करूं तो ट्रैकिंग जो रूट है वो कुछ जगह से टूटा हुआ है, डैमेज हो चुका है, तो रास्ता बेहद सकरा कहीं कहीं पर बना हुआ है। ये सावधानी आपको पहले से बरतनी होगी। साथ क्या क्या ले जा सकते हैं चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। साथ आपको अच्छी ग्रिप वाले शूज आपके पास होने चाहिए। अम्ब्रेला, रेनकोट मैंडेटरी है अगर आप केदारनाथ ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। तो स्टिक आपको, लाठी आपको गौरीकुंड में ही अवेलेबल हो जाएगी, जो 25 या 30 रुपए चार्ज करते हैं एक स्टिक का, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। आपको चलने में परेशानी नहीं होगी। जितना कम से कम हो सके उतना लगेज आप केदारनाथ धाम में ट्रैकिंग के दौरान लेकर जाएं, आपको सुविधा ज्यादा रहेगी। प्रकृति के बहुत शानदार नज़ारे इस साल आपको देखने के लिए मिलेंगे 2020 में, क्योंकि नेचर इस वक्त पीक लेवल पर आपको केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा मेडिसिन का फर्स्ट एड बॉक्स भी आप जरूर लेकर जाएं। पेन किलर जरूर लेकर जाएं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद कभी कभी सिर दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, तो पेन किलर अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि इस वक्त वहां पर हॉस्पिटल सुविधा, चिकित्सा सुविधा मिल पाना रास्ते में ट्रैकिंग के दौरान काफी मुश्किल हो सकता है। तो अपनी फर्स्ट एड किट अपने साथ जरूर लेकर जाएं। साथ में खाने पीने की चीजें भी साथ ले जा सकते हैं। ट्रैकिंग 16 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें करीब नॉर्मल स्पीड पर अगर आप चलते हैं, बहुत ज़्यादा रुककर चलते हैं, तो 10 से 12 घंटे का समय आपको लगेगा। जितना जल्दी शुरू कर देंगे यात्रा तो उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको केदारनाथ धाम पहुँचने के बाद। केदारनाथ धाम में आरती पहले की ही तरह सुबह और शाम दोनों वक्त की जा रही है। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो दर्शन के लिए फिलहाल गर्भगृह में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। मंदिर के ठीक बाहर एक रैंप बनाया गया है। आप उस रैंप पर चढ़ने के बाद मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन, उनकी शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन मंदिर के अंदर किसी भी तरह से एंट्री आपको नहीं मिलने वाली है। फिलहाल केदारनाथ में स्टे करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। होटल्स वहाँ पे बहुत आसानी से इस वक्त अवेलेबल हो रहे हैं। 500 रुपये में एक अच्छा होटल आपको मिल जाएगा, जिसमें 4 बेडेड होगा, जिसमें 4 या 5 लोग आसानी से रुक सकते हैं। ग्रुप में जा रहे हैं तो बहुत सुविधा आपको हो जाएगी। 500 रुपये में आपको 4 लोगों के लिए आसानी से रूम अवेलेबल हो जाएगा। बेस कैंप में बहुत सारी हट्स अवेलेबल हैं जो अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ नहीं आ रहे हैं, तो होटल्स में ही उनकी रुकने की व्यवस्था बहुत आसानी से हो रही है। होटल्स फिलहाल खाली ही रहते हैं, इतने श्रद्धालु केदारनाथ धाम में नहीं पहुँच रहे हैं। नाइट में केदारनाथ धाम दर्शन कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी फिर से आप उसी रैंप पे चढ़कर केदारनाथ धाम के फिर से दर्शन कर सकते हैं, आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, और साथ साथ नेक्स्ट डे आप भैरव बाबा दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो मंदिर के ठीक राइट साइड से एक रास्ता जाता है ऊपर की ओर। 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, आप वहाँ तक भी जरूर
जरूर जाइए। वहां से केदारनाथ धाम की पूरी वैली का बहुत सुंदर नज़ारा भी देखने के लिए आपको मिलेगा। यात्रा पहले के कंपैरिजन में थोड़ी आसान हो गई है। आसान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है वो पूरी तरह से खाली है। आप आराम से रिलैक्स होकर चल पाएंगे। लास्ट ईयर की बात करें तो साल 2019 में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। घोड़े वाले, खच्चर वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले और कंडी वाले, ये सभी लोग चलते रहते हैं, तो उस वक्त पैदल चलने वालों को काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन साल 2020 में वो सारी तकलीफ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। यात्रा आपकी बेहद शानदार होगी। दर्शन आप गर्भगृह में जाकर नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूर से आप भोले बाबा के, केदारनाथ बाबा के दर्शन कर पाएंगे। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना सही है या पर्सनल गाड़ी लेकर जाना सही होगा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो आप पर्सनल गाड़ी लेकर आ सकते हैं या फिर अपनी पर्सनल टैक्सी बुक करके आ सकते हैं। वही आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। पार्किंग की फैसिलिटी सोनप्रयाग में हमेशा की तरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। किसी भी तरह की पार्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी कहीं भी पूरे रास्ते में। पूरे केदारनाथ परिसर में मास्क को अनिवार्य किया हुआ है। अगर आप केदारनाथ धाम में, केदारनाथ परिसर में मंदिर के आसपास मौजूद हैं तो आपको फेस मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होगा। बिना फेस मास्क के आप केदारनाथ परिसर में घूम नहीं सकते। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हम वहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, तो कैंपिंग के बारे में भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, आप केदारनाथ धाम पहुँचने के बाद अपना खुद का भी कैंप लगा सकते हैं, खुद से भी वहाँ पे अपना खाना पीना बना सकते हैं। उस तरह की भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत से सवाल लगातार मेरे पास आ रहे हैं केदारनाथ धाम से जुड़े, चारधाम यात्रा से जुड़े। अभी भी कोई केदारनाथ धाम से जुड़ा सवाल बाकी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए लाता लाता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग से सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो दोबारा से अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। हर हर महादेव, जय केदारनाथ बाबा।